नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल एसएन आर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये चौंकाने वाला इस्तीफा अगले साल राज्य में होने जा रहे चुनाव से पहले आया है। बिप्लब देब ने कहा कि पार्टी चाहती है कि मैं संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूं। बता दें, बिप्लब देब का इस्तीफा चुनाव से पहले और प्रदेश बीजेपी में भीतरी कलह की खबरों के बीच आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दल की आज देर से बैठक हो सकती है, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि चिंतन शिविर में मंथन के बाद कांग्रेस में युवाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व होगा। एनडीटीवी से बात करते हुए पायलट ने कहा कि संसदीय बोर्ड ने संगठन में युवाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और 3 दिवसीय सम्मेलन समाप्त होने के बाद एक खाका और रोडमैप सामने आएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के आधे से अधिक नेता 50 साल से कम उम्र के हैं और ये मुख्यमंत्रियों के चयन में भी दिखाई देगा। उन्होंने एक बार फिर से नई ऊर्जा की जरूरत को दोहराते हुए पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से बागडोर संभालने का समर्थन भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। चिदम्बरम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चिंताजनक है। पिछले 8 साल में विकास की धीमी दर वर्तमान सरकार की पहचान रही है और महामारी के बाद की रिकवरी भी उदासीन और रुकी हुई रही है। राज्यों की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है। चिदम्बरम ने कहा कि 1991 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत की थी। देश ने उस समय धन सृजन, नए व्यवसायों और नए उद्यमियों, लाखों नौकरियों, निर्यात और 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने जैसी कई उपलब्धियां हासिल की थीं। 30 साल के बाद मुझे लगता है कि वैश्विक और घरेलू विकास को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों को पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, और आर्थिक नीतियों का रीसेट करते वक्त देश में बढ़ती असमानताओं, देश की आबादी के निचले 10% लोगों के बीच अत्यधिक गरीबी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत की 101 रैंक और व्यापक पोषण संबंधी कमी को भी संबोधित किया जाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति पहली बार इतनी नाजुक है और तत्काल उबारने के उपायों पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की जाए। 2017 में मोदी सरकार के गलत तरीके से लागू किए गए जीएसटी का परिणाम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है, लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, महंगाई और उच्चतम ब्याज दर के कारण रुपया कमजोर हुआ है, सरकार पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि हम उनकी असफलताओं को जनता के सामने रखेंगे। चिदम्बरम ने कहा कि बाहरी परिस्थितियों ने अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है और सरकार इन घटनाक्रमों से निपटने के तरीकों से बिल्कुल अनजान दिख रही है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसा अपने फेसबुक पेज पर लाइव जाके किया। इस दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया। जाखड़ ने अपने फैसले की घोषणा करते वक्त कहा, शुभकामनाएं और कांग्रेस को अलविदा। बता दें, इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में वर्तमान में चल रहे पार्टी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बीच जाखड़ को पार्टी लाइन पर नहीं चलने के लिए सभी पार्टी पदों से हटा दिया गया था। वहीं अपना इस्तीफा देते वक्त जाखड़ ने कहा कि चिंतन शिविर से कोई फायदा नहीं होगा, पार्टी को खुद में सुधार करना होगा, चिंतन नहीं चिंता करने की जरूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कहा कि वो एक और मस्जिद को नहीं खोएंगे। इससे पहले वो बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं। ओवैसी ने अहमदाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया और अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। हुकूमत को ये बात बता रहा हूँ कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। 1991 का कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर या जो मस्जिद थी वो बरकरार रहेगी। ओवैसी ने कहा, ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं ये सब चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे और जब घर से बाहर निकले तो वो मुसलमान न रहे। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में शनिवार को सर्वे किया गया। रविवार को भी ये सर्वे जारी रहेगा। इस दौरान पुलिस की यहाँ भारी तैनाती रही। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया। मस्जिद के तहखानों में कुल 4 कमरे हैं, जिनमें से 3 मुस्लिम पक्ष के पास हैं और 1 हिंदू पक्ष के पास है। बता दें कि वाराणसी की निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे होगा और 17 मई से पहले सर्वे टीम को अदालत को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। अदालत ने कहा था कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। अदालत ने कहा था कि सर्वे में बाधा डालने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बता दें कि यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। कोर्ट कमिश्नर को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए थे और उन्हें हटाने की मांग की थी। पंजाब के अमृतसर में शनिवार दोपहर गुरु नानक देव अस्पताल में भीषण आग लगने के बाद दमकल की गाड़ी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और मरीजों को बाहर निकाला गया।
घटनास्थल की तस्वीरों में खाली कराए गए मरीजों को बाहर जमीन पर गद्दे पर लेटे हुए देखा जा सकता है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। अमृतसर का गुरु नानक देव अस्पताल शहर के प्रमुख अस्पतालों में है। यहाँ पर हर समय मरीजों की अच्छी खासी तादाद मौजूद रहती है। शनिवार को लगी आग की भयावहता को देखकर कहा जा सकता है कि वहाँ मरीजों का बचा लिया जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। आग लगने के बाद पूरे अस्पताल में धुआं भर गया, लेकिन गनीमत ये रही कि लोगों की सांस नहीं घुटी। बता दें, इन दिनों आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली के मुंडका में भी आग लगी थी, जिसमें अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस की एक टीम थाना बबीरू क्षेत्र के अंतर्गत पडरी गांव में नोटिस तामील कराने गई थी, तभी पुलिस टीम पर यह हमला हो गया। इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक गांव में पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया और उन्हें किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद कई थानों की फोर्स गाँव में पहुंची और हमलावरों की तलाश की। पडरी गांव में 5 लोगों के खिलाफ बलवे सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था, जिसका नोटिस तामील कराने 4 पुलिसकर्मी गांव में पहुंचे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे हमलावरों ने ईंट, पत्थर, लाठी, डंडों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। सिपाही जान बचाकर वहां से भागे और ग्राम प्रधान के घर पहुंचे, तभी उनकी जान बच सकी। मध्य प्रदेश के गुना में शिकारियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 पुलिसकर्मियों के परिजनों को राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास के लिए एक उदाहरण हो। शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में घटनास्थल पर देर से पहुंचने के कारण ग्वालियर के आईजी को हटाने का फैसला किया। बता दें, मध्य प्रदेश के गुना जिले में काले हिरण के शिकार की सूचना पर शिकारियों की घेराबंदी करने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन इस दौरान पुलिस गश्ती दल पर सनसनीखेज हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि पुलिस वाहन चला रहा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुना जिले के आरोन की है। आरोन पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध शिकार हुआ है। हमले में आरोन थाने के सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, हवलदार नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम की मौत हो गई। भारत ने गेहूं के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम देश में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। सरकार ने कहा है कि इस संबंध में अधिसूचना जारी होने से पहले जारी किए जा चुके लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए गेहूं की शिपमेंट जारी रहेगी। बता दें कि इन दिनों बाजार में गेहूं एमएसपी से अधिक कीमत पर बिक रहा है। बता दें कि गेहूं की सरकारी खरीद का जो अनुमान पहले लगाया गया था, उससे 50% कम खरीद होने की आशंका है। खरीद कम होने का असर अभी से दिखने लगा है और खाद्य सुरक्षा के लिए पीडीएस के तहत कई राज्यों को दिए जाने वाले गेहूं की जगह अब चावल दिए जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।